राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण। ये रेडियो जिंगल हमें एक ऐसे दौर की याद दिलाता है जब पूरा परिवार मनोरंजन के कुछ बेहद सीमित साधनों के साथ मिलजुल कर हल्के फुल्के वक्त गुजारता था। कॉमिक्स अपनी सादगी और चुलबुलेपन के साथ हिंदुस्तानी समाज का हिस्सा थे। तब चाचा चौधरी और बिल्लू जैसे नाम हिंदी कॉमिक्स का पर्याय थे, और इस तरह इनको बनाने वाले नाम कार्टूनिस्ट प्राण घर घर में पहुंचे। हिंदुस्तानी कार्टूनों के जनक प्राण का जन्म अविभाजित भारत के कसूर में हुआ। विभाजन की त्रासदी से बिखरा उनका परिवार जब ग्वालियर आकर बसा तो हालात कुछ ऐसे बने कि उनका रुझान कॉमिक्स की तरफ हुआ। जीविकोपार्जन की बुनियाद पर खड़ा उनका ये कारोबार धीरे धीरे जिंदगी का मकसद बन गया, और उन्होंने दुखी जीवन में हंसी के पल पैदा करने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उनकी बनाई चाचा चौधरी, साबू, श्रीमती जी, पिंकी, बिल्लू और रमन जैसी कॉमिक्स कृतियां बच्चों से लेकर बड़ों तक पढ़ी जाती हैं। प्राण ने बिल्कुल देसी स्थितियों और संवादों को जिस तरह अपने कॉमिक्स में जगह दी, उसने भारतीय कॉमिक्सों की एक बिल्कुल नई जमीन तैयार की है। अपनी लोकप्रियता और प्रभाव के कारण प्राण का काम अंतर्राष्ट्रीय कॉमिक्स म्यूजियम में भी प्रदर्शित है, और देश विदेश के कार्टूनिस्ट और कॉमिक्स रचयिता उनकी बेहद इज्जत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राण जी। हमें बताइए कि थोड़ा पीछे जाएं और ये देखें कि कहाँ से आप पैदा होकर आखिर में आप इस कार्टून कॉमिक्स की दुनिया में रुकते हैं। तो एक सरसरी निगाह अगर डालें। इससे पहले मैं कसूर नाम पाकिस्तान में एक छोटा सा कस्बा है, टाउनशिप है, जो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में। लाहौर से 1 घंटे का बाई रोड रास्ता है, और मैं वहाँ पैदा हुआ कसूर में। हम 7 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा था, और मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे। वो उस वक़्त हमारे शहर में एक ही थाना था, पुलिस स्टेशन, वो उसके थानेदार थे, जिसको आजकल SHO कहते हैं। उनका बड़ा रुआब वगैरह था और फैमिली बड़ी प्रॉस्परस थी। लेकिन मैं जब 6 महीने का था तब उनकी डेथ हो गई, और हमारे घर में पॉवर्टी आ गई। मेरे मुझसे बड़े जो भाई थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि फादर के ज़माने में ऐशो आराम की ज़िंदगी, पढ़ने की किसे फिक्र है। उनको कोई नौकरी ना मिली। एक उसी बीच शायद पार्टीशन भी हो गया होगा। हाँ, जब मैं 9 साल का था तब पार्टीशन हुआ, और इतना खून खराबा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये एक 9 साल के लड़के ने देखा, और मैंने ये तय कर लिया कि मैं एक ऐसा प्रोफेशन अपनाऊंगा जो इंसान के चेहरे पे खुशी दे, हंसी दे। अल्टीमेटली जब कर्फ्यू खुला 2-3 दिन बाद, तो हमारी फैमिली ग्वालियर गई, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी। मेरा बड़ा भाई जो था कंवरनाथ, हमारा जो फादर था, मैंने बताया पुलिस ऑफिसर, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। वो जब जयपुर में पोस्टेड थे तो मेरे बड़े ब्रदर ने वहाँ आर्ट सीखा हुआ था। सबसे बड़े भाई ने? सबसे बड़े भाई कंवरनाथ ने। तो उसने पेंटर की शॉप, जो साइन बोर्ड बनाते हैं ना, ये दुकान खोली। अब प्रॉब्लम ये आई कि पाकिस्तान में तो हम उर्दू पढ़ते थे, यहाँ हिंदी थी। अब लिख के उसने बोर्ड बना दिया कि उद्योग, वस्त्र उद्योग। अब मेरा भाई समझ ना सके ये वस्त्र उद्योग क्या। और
फिर मुझे स्कूल भेजना शुरू किया उन्होंने। सराफा मिडिल स्कूल में मैं दाखिल हो गया। तो मैं स्कूल से आके हिंदी में टूटी फूटी वो उसको बोर्ड के ऊपर लिख देता था, और मेरा बड़ा भाई कंवरनाथ उस साइन बोर्ड को बना देता था। इस तरह फैमिली का गुजारा होना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे भी बड़ी पावर्टी देखी हम, मतलब वही है, 7 भाई बहन थे, एक बहन की शादी हो गई थी। अब बाकी इतनों को सारे साइन बोर्ड लिख के, उस वक़्त पैसे भी कम मिलते थे साइन बोर्ड लिखने के, और ये सब किया। और यही नहीं है, वो जो साइन बोर्ड बड़ा होता है ना, वो टिन की चादर होती है, उसके चारों तरफ फ्रेम लगा होता है, और उसको फिर पेंट करके करते हैं। तो मेरा भाई कहता था कि अगर मज़दूर उसको, ये तो कारपेंटर काम करता था ना, तो कारपेंटर के यहाँ वो बोर्ड तैयार होते थे। तो मेरा भाई कहता था कि अगर तुम वो बोर्ड ले आओ, मज़दूर ना लाए, तो जो मज़दूर को 2 आने या 3 आने देते हैं वो तुम्हें दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, सिर पे उठा के मैं बोर्ड ले आता। हालांकि गर्मियों के दिनों में वो लोहे की चादर जो होती थी टिन की, वो बड़ी गर्म होती थी, लेकिन मैं किसी तरह उसको सिर पे रख के ले आता था। और जो 2-3 आने मिलते थे वो फिर कुछ वहाँ बाड़ा था जो बड़ा बाज़ार, या फिल्म देख के आते थे दोस्तों के साथ। तो इस तरह ये था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ बना रहा। ये एक चीज़ थी। और मेरे फैमिली ने भी महसूस किया कि हमारे में जो कोई पढ़ा नहीं है, ये कमी बहुत बड़ी रह गई, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मैं किताबें मेरे पास नहीं होती थी, और मैं लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ता था। वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी थी, रीडिंग रूम थे, न्यूज़पेपर मुझे पढ़ने की बड़ी आदत थी, और वहाँ से किताबें लाके सारे मैंने मुंशी प्रेमचंद की सारी किताबें पढ़ डाली। और इसी तरह ये टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की किताब मेरे पास अभी भी है, सारी पढ़ डाली मैंने। मुझे बड़ा शौक़ था, चाहे मेरे वो कोर्स की है या नहीं है। मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता था, लेकिन मैं रीडिंग रूम लाइब्रेरी का जो था वहाँ जाके न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब पता उसका असर क्या हुआ, मेरी नॉलेज बढ़ती चली गई, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ ए सोर्स ऑफ नॉलेज। उस वक्त टेलीविज़न नहीं होता था। तो क्या हुआ, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट थे वो मेडिकल का रिटन कोर्स तो पास कर लेते थे, उनका आखिर में वाइवा होता था। तो वो कहते थे जाके प्राण से मिलो यार, कि ये चीज़ इस सन में कब घटी, कब घटी। वो फिर मेरे पास आते थे, तो मैं उनको बताता था कि ये इस सन में हुआ, ये इस सन में हुआ, और इसका ये है और इसका ये है। और इस तरह ग्वालियर में आपकी पढ़ाई कहाँ तक? ग्वालियर में मैंने BA तक पढ़ा, फिर मैं दिल्ली आ गया। मेरे एक भाई जो ना, वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ जाते हैं। बड़ा भाई यहाँ दिल्ली आ गया, तो मैं भी दिल्ली आ गया। बड़ा भाई फिर यहाँ आकर क्या करने लगा? बड़ा भाई दिल्ली आके, मेरा एक भाई जो था वो कुछ पढ़ा लिखा था, मुझसे जो बड़ा था, और मेरा उससे भी बड़ा भाई 8वीं क्लास पास था। 8वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ा कोई भी। तो बड़े भाई ने भी वो पेंट वेंट को, ये गुरुद्वारों के ये जो तस्वीरें लगी रहती हैं गुरु नानक की और मंदिरों में लगी रहती हैं, वो उन्होंने बनानी, जो पैसे मिल जाते थे। और मेरा मुझसे बड़ा भाई था रणधीर नाथ, वो इंडियन एयरलाइंस में लग गया। और उससे बड़ा जो भाई था जोगिंदर नाथ, वो हौजरी का काम करने लगा। और मैं आ गया, और मैं यहाँ पे यही कार्टून्स बनाने लगा दिल्ली आके। मेरा इंटरेस्ट इधर था, लेकिन पढ़ाई मैं और करना चाहता था। उस वक़्त क्या था कि यहाँ एक कैंप कॉलेज था,
ये मंदिर मार्ग पे। सवेरे तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल था और शाम को वो कैंप कॉलेज एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी, वो उन लोगों उनको देता था जो दिन में नौकरी करते हैं, एडमिशन उनको देते थे। मेरे ताल्लुकात शुरू से ही रहे ग्वालियर से ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। उनका एक स्टूडेंट फेडरेशन था, विंग स्टूडेंट, मैं उसमें था, स्टूडेंट फेडरेशन में। और यहाँ आके यहाँ एक कॉमरेड था, उसकी वाइफ कैंप कॉलेज में लेक्चरर थी। उसने कहा मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हारा एडमिशन करा देगी। मैं चूँकि लेट भी था, उसकी वाइफ से मिला, वो लेक्चरर थे, वो प्रिंसिपल के पास ले गई मुझे और प्रिंसिपल ने फ़ौरन एडमिशन मुझे दे दिया कि तुम कोर्स कर पाओगे। मैंने कहा कर लूँगा, कवर कर लूँगा। किस चीज़ में एडमिशन लिया फिर आपने? मैंने पॉलिटिकल साइंस में लिया, पॉलिटिकल साइंस एमए में। एमए में, और पूरा एमए किया मैंने, दो साल। 2 साल आप पूरा दिल्ली में ही रहे और एमए करते रहे? एमए करते रहे। उसके बाद मैंने दिल्ली छोड़ी नहीं। कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर जी। अभी तक हम पाते हैं कि आपने ग्वालियर से बीए किया, एमए किया आपने दिल्ली से, इधर कैंप कॉलेज से, लेकिन अभी तक ये दिखता नहीं है कहीं भी कि आपने कहीं कागज़ पर ड्राइंग करने की कोई कोशिश की होगी। ये बातों का सिलसिला अभी जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं यानी माने कार्टूनिस्ट प्राण के साथ। इस तरह मैंने 3-4 स्कूलों में जब मैं गया, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अब वो डिप्लोमा करता हूँ। फिर मैंने कहा मारो गोली, ड्राइंग टीचर नहीं बनना, मुझे कार्टूनिस्ट बनना है, कॉमिक्स बनानी है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज है हमारे साथ जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण जी। आपने बताया हमको ब्रेक से पहले कि ग्वालियर से बीए करने के बाद फिर आपने दिल्ली से आकर एमए किया, लेकिन हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि आपने कागज़ और कलम के साथ कब खेलना शुरू किया होगा इन टर्म्स ऑफ कॉमिक्स। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं कॉमिक्स बनाता रहा और इसी वजह से मुझे कैंप कॉलेज में एडमिशन मिला। दिन में मैं कॉमिक्स बनाता था और शाम को मैं कैंप कॉलेज अटेंड करता था। तो उस वक़्त मेरी कॉमिक्स बिकने शुरू हो गई, लेकिन बल्क में पैसा नहीं आता था। मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या मतलब शंकर्स वीकली वगैरह 7 रुपये एक कार्टून के देते थे, और इधर भी चाचा चौधरी लोटपोट में ये कुछ ज़्यादा पैसे देते थे क्योंकि मैं 3 पेज का बनाता था। तो लेकिन बल्क में पैसा आना शुरू हुआ कि 1981 में मेरे पास आए डायमंड मैगज़ीन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र कुमार। उन्होंने मेरे आगे सुझाव रखा कि क्यों ना आपकी जो छप चुकी है कॉमिक्स, उनको बुक फॉर्म में कंपाइल किया जाए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पैसे दो। उनको मैंने एक किताब दी जो न्यूज़पेपर, मैं उनको सजेस्ट करता था कि आप सबसे पहले श्रीमती जी छापो क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गई। वो कहते हैं नहीं, हमारे जो साइज़ है वो चाचा चौधरी का है, तो हम पहले चाचा चौधरी छापेंगे, श्रीमती जी भी लेंगे बाद में। तो खैर उन्होंने एक किताब चाचा चौधरी छापी। ये इंडिया में सबसे पहले किताब की शक्ल में इंडियन कैरेक्टर को लेके एक पहला एक्सपेरिमेंट था। 15-20 दिन बाद वो इतनी बिकी जैसे हॉट केक्स की तरह, और वो नरेंद्र कुमार जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो मेरे पास फिर आए कि हमें और चाहिए। मैंने कहा यार टाइम लगता है इसको, तो हाथ से बनाते हैं, तुम्हारी तरह तो प्रेस नहीं है हमारे पास। कहते हैं जल्दी से जल्दी 2-3 कॉमिक्स इकट्ठी दे दो, ये लो नोट। अब ऐसे आदमी को जो
छपने के बाद महीने 2 महीने बाद पेमेंट मिलता है, उसको वो एडवांस में पेमेंट दे रहा है। कितना पैसा था उस वक़्त? मेरे ख्याल से उन्होंने 15,000 रुपया हिंदी और इंग्लिश के लिए दिया। वो एडवांस दिया? एडवांस में मतलब 80। हाँ, हर साल वो अमाउंट रेज होता चला गया। मैंने उनसे कहा लेकिन भाई कॉपीराइट मेरे पास रहेंगे। उन्होंने पहली किताब से लेके एंड तक कॉपीराइट फ्रांस फीचर लिखा, जो जो मैंने किया। वो मेरी डिक्टेट मानते थे। आई वॉज वंडरिंग, मैं एडिटर मुझे डिक्टेट करता था, मुझे वो सहने की आदत थी, और यहाँ आई वॉज डिक्टेटिंग देम। और फिर मेरी एक बड़ी तमन्ना थी कि मैं वर्ल्ड घूमूं। उसी दौरान में मेरे पास इनविटेशन आया शिकागो से, अमेरिका से। वो कॉमिक्स के ऊपर लेक्चर दिलवाना चाहते थे। वहाँ है नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिका। उनका शिकागो में जो एनुअल कन्वेंशन थी उसमें उन्होंने इनवाइट किया। इट वाज ऑनर। अमेरिका इज़ नोन फॉर कॉमिक्स, लेकिन मेरी कॉमिक्स तो उसका डिफरेंट थी। वहाँ मेरे जो आइकॉन थे इसके जो कार्टूनिस्ट, वो सबसे मिला हूँ। मोर्ट वाकर, बीटल बेली, जिनका मैं पढ़ता था बचपन में, उनसे मिला। और पैट ओलिफेंट, पॉलिटिकल का अमेरिका के सबसे मशहूर कार्टूनिस्ट। इसी तरह और भी कार्टूनिस्ट मिले, कैथी मिली। फिर उसके बाद मुझे इनविटेशन आया कोरिया से। तब तक मैं थोड़ा बहुत मशहूर होने लग गया। कोरिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जो सारे वर्ल्ड के कार्टूनिस्ट आए हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं कुछ अपने पैसे से दूसरे कंट्री देखे, स्पेन देखा, इंग्लैंड देखा, पेरिस देखा, इवन ईस्टर्न यूरोप भी देखा, पोलैंड, वारसा, जिन शहरों के नाम तक नहीं जानता था। क्राकाओ, ये पोलैंड में है, और चेकोस्लोवाकिया, प्राग, कोई कंट्री छोड़ा नहीं। लेकिन मुझे जो इनविटेशन उधर से आता था वो ये लैटिन अमेरिका, जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैं वहाँ नहीं गया। मैंने कहा सड़कों पे ही मैंने सुन रखा था बड़ी मार काट होती है, क्योंकि वो पिस्तौल से सीधा रखते हैं सीने पे, तुम्हारी जेब में जो है निकाल के रख दो, नहीं तो तुम्हें मार के तुम्हारी जेब से ले लेंगे। तो खैर उसमें तो आपको क्या खतरा था, और आपके पास बहुत लुटने के लिए भी बहुत कुछ रहा नहीं होगा। लेकिन हमें बताइए तो सही कि ये जो एक तो कहते हैं कि आपने जे स्कूल ऑफ मुंबई से भी कुछ पढ़ाई की, क्या ये गलत खबर है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये तो कभी इस बीच में, इस जिक्र के बीच में आया नहीं। नहीं, देखिए, मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में वहाँ स्टडी करने नहीं गया कभी भी। एज ए प्राइवेट, उस वक़्त अलाउड था कि प्राइवेट कैंडिडेट इज़ अलाउड। तो मैं साल भर स्टडी दिल्ली में ही करता था। एंड में जब एग्ज़ामिनेशन होते थे मेरे पास शीट आ जाती थी, और मैं उस दिन जाके मैंने 4 साल का कोर्स किया। फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, फोर्थ ईयर किया। वो था 5 साल का डिप्लोमा होता था। फिफ्थ ईयर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप तो इससे पहले से ही ये काम शायद कर रहे थे। ऐसा था कि शुरू में जब बहुत दिक्कत थी पैसों की, शुरू दिल्ली आया, तो मैं चाहता था किसी स्कूल में ड्राइंग टीचर ही लग जाऊं। और जिस स्कूल में मैं जाता था, 10-15 जो इंटरव्यू वाले होते थे, उन सबसे अच्छी मेरी ड्राइंग थी। जो मेरा टेस्ट लेते ना, कि बोर्ड बैठा होता था, 3-4 प्रिंसिपल, और वो होता था। तो जितने भी इंटरव्यू के लिए आते थे, उन सबसे अच्छी मेरी ड्राइंग थी, क्योंकि वो इंटरव्यू लेने वाले कहते थे कि ही इज़ वेरी ब्रिलियंट इन ड्राइंग, क्यों ना इसको रख लिया जाए।
लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था और मैं मारा गया। इस तरह मैंने 3-4 स्कूलों में जब मैं गया, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अब वो डिप्लोमा करता हूँ। ये डिप्लोमा वाला आइडिया आपको इसके एमए करने के बाद आया? एमए के दौरान ही उधर चला गया और दिन भर में मैं स्टडी, कार्टून भी बनाता रहा और उधर वो पेंटिंग की सर जे स्कूल में भी करता। बड़ा स्ट्रगल किया, क्या काम नहीं किया मैंने। फिर मैंने कहा मारो गोली, ड्राइंग टीचर नहीं बनना, मुझे कार्टूनिस्ट बनना है, कॉमिक्स बनानी है। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और प्राण जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। उसके पैलेट पे जो रंग बचते थे उनको मैं बनाता था। मेरा लगन तभी से हो गया। स्वागत एक बार फिर से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और आज हैं हमारे साथ जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण जी। लेकिन हमको अभी तक नहीं पता चला, जैसे कि आपने ये इरादा किया कि आप लोगों के चेहरे पर खुशी लाएंगे, ये तो हो गया इरादा, लेकिन इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए आपको एक कागज़ और कलम हाथ में लेकर कुछ करना होगा। तो वो जब आप अपने सामने आपने कागज़ और कलम लिया तो वो पहला तजुर्बा कैसा था? हो सकता था कि उस काम में आप फेल हो जाते। हो सकता था, लेकिन ये तो जब आप क्रिएट करेंगे कोई चीज़ उसके बाद ही है ना। मान लो आप सब्जी की दुकान निकालते हैं, कोई भी निकालता है, वो दुकान चले या ना चले कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे को भी डिफ़िकल्टीज आई कि कॉमिक्स बना के मैं ले गया न्यूज़पेपर के पास। कई एडिटरों ने या पब्लिशर थे, उन्होंने अपने पीएन से कहा शो हिम द डोर। वो ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन सबसे पहले चांस दिया अक्षय कुमार जैन ने। वो ठीक है। मेरा कहना है, देखिए कागज़ आपके पास है और आपके पास ब्रश या पेन या पेंसिल कोई चीज़ है और आप उस फील्ड में पहली बार हाथ आजमा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि वो आप कर लें और दूसरा है कि आप ना कर पाएँ। तो इसके लिए आपको कहीं से आपके अंदर वो कुछ होना चाहिए ना, वो ड्राइंग को लेकर आपके अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए। वो प्रतिभा आपने कब अपने अंदर पहचानी होगी कि वो आपके अंदर है कि आप लाइन ड्रॉ करें और वो कुछ मीनिंगफुल बन जाए? नहीं, डेफिनेटली। वो कैसे हुआ, वो कब हुआ? वो देखिए, मेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था। हम दोस्तों के साथ बहुत हंसते थे और मैं जोक्स कहता था उनको, लेकिन जोक्स में और कॉमिक्स में डिफरेंस है। मुझे यकीनन था कि मेरे करैक्टर चलेंगे। ये यकीन के साथ मैंने ये बनाने शुरू किए और यही नहीं है, मुझे एनकरेजमेंट मिला। चाचा चौधरी बनाने के बाद वो बिकने लगा और उसके बाद श्रीमती जी बनाई मैंने। श्रीमती जी ने धूम मचा दी और उसके बाद मैंने पिंकी बनाई, बिल्लू बनाया। कन्हैयालाल नंदन एडिटर थे पराग के, यहाँ से पराग, पहले पराग बम्बई से निकलता था। देखिए प्राण जी, इस किसी भी मीडियम में एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ। आपको कॉमिक्स में एक स्टोरी बोर्ड होगा, एक उसकी कहानी होगी, उस कहानी में कुछ संवाद होंगे, जिन संवादों को छोटा क्रिस्पी आप सोचेंगे उसमें, और उसका एक पूरा फ्लो सोचेंगे, उसका एक विजुअल फ्लो सोचेंगे। ये सब उसका एनाटॉमिकल पार्ट है, ये उसमें है। वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा बिना इस बात को, इस केमिस्ट्री को जाने बिना। एक जवाब हो सकता है अगर आप देना चाहें कि नहीं, आप बहुत सारे विदेशी कॉमिक्स पढ़ते थे और आपको एक आइडिया, बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया था, अब आपको उसमें हिंदुस्तानी कैरेक्टर्स और हिंदुस्तानी ह्यूमर डालना था। क्या ये बात है? ये मुझे बताइए कि देखिए, क्योंकि आखिरकार वो एक क्राफ्ट है। वो पेपर में उसमें एक ब्लॉक डिवीजन होगा, उसमें स्पेस डिवीजन होगा, उसमें कैरेक्टर्स की प्लेसिंग होगी और कहानी का फ्लो होने के लिए उसमें डायलॉग क्रिस्पी रखे जाएंगे ताकि वो एक छोटे से बॉक्स में उतनी लाइनें आ जाएं और मैसेज कन्वे हो जाए। तो अगर इस तरह से देखें तो हमको बताइए। नहीं, वो देखिए ना, जैसा मैंने बताया कि मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता था, मैगजीन भी पढ़ता था और उसमें कॉमिक्स छपती थी, विदेशी कॉमिक्स छपती थी, मैं उनको भी पढ़ता था। उनसे मुझे लगता था कि मैं अपना ये विदेशी कॉमिक्स हैं, हमारे रीडर्स के समझ में नहीं आती,
तो क्यों ना मैं अपनी इंडियन करेक्टर को लेके, इंडियन विषयों को लेके कॉमिक्स बनाऊं। तो यही था इंस्पायरेशन। और ड्राइंग आपके अंदर है, ये आपको कब एहसास हुआ होगा कि ड्राइंग आप कर सकते हैं? जैसे होता है कि भाई कोई खेलने में है तो सोचता है कि नहीं, मेरा फील्ड ड्राइंग नहीं है, मेरा गाने में है, मेरा खेलने में है, मेरा अलग अलग। तो आपने ड्राइंग आप कर सकते हैं, ये आपको कब एहसास हुआ होगा? मैंने बताया आपको कि मेरा सबसे बड़ा भाई कंवरनाथ, उसने जयपुर में से जो आर्ट स्कूल था वहाँ से आर्ट सीखा हुआ था। तो वो जब मंदिरों में श्री कृष्ण, वो छोटा टाउनशिप था जैसे कसूर वगैरह, वो जब मंदिरों के लिए वो कृष्ण भगवान या रामचंद्र या गुरुद्वारे के लिए गुरु नानक, उसके पैलेट पे जो रंग बचते थे उनको मैं बनाता था। मेरा लगन तभी से हो गया कि मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। और जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन था, उनकी जब रैलियाँ निकलती थी, उनके बड़े बड़े बैनर्स बनाए। इलेक्शन के वक्त बैनर्स बनाए मैंने, बड़े बड़े बैनर्स। बस इस तरह काम मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। और सारे मुझे पब्लिशरों ने मेरे बहुत इनकरेज किया। और सबसे ज़्यादा मतलब ये जब बहुत प्रॉस्पेरिटी आई, जब ये मेरी किताबें कंपाइल होने, अब मेरे ख्याल से 500 से भी ज़्यादा किताबें हैं। चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू। फ़िलहाल तो ये है कि ये बातों का सिलसिला अभी जारी है और प्रोग्राम का अब वक्त ख़त्म होने को है, इसलिए हम अपने देखने वालों से यहाँ पर इजाज़त लेंगे। जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण के साथ बातों का ये सिलसिला जारी है। बातचीत का अगला हिस्सा देखिए अगले प्रोग्राम में। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कार्टूनिस्ट प्राण के साथ। बहुत बहुत स्वागत है प्राण जी एक बार फिर से। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने हमसे बताया प्राण जी के ग्वालियर में अपनी पढ़ाई के दौरान आप स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके साथ आप जुड़े रहे। क्या वजह रही होगी ये? अब देखिए, मैं कह चुका हूँ कि मैंने हिंदुओं का भी खून देखा, मुसलमानों का भी देखा। इसने मुझे सेकुलर बना दिया। मैं सोचने लगा इस दुनिया में इंसान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है। बस अब कोई ऐसा मज़हब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अगर मैं भूखा रहूं तो तुमसे भी ना खाया जाए। घर से है मस्जिद दूर तो चलो यूं कर लेते हैं, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आपने नीरज और निदा फाजली को ऐसा बढ़िया ढंग से मिलाया है। नीरज जी का मैं फ़ैन हूँ जी। उस वक़्त स्टूडेंट फेडरेशन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे थे। और मैं सेकुलरिज्म, असली सेकुलरिज्म, यहाँ ये भी ना कहिए सेकुलरिज्म तो आजकल हर एक कोई कहता है। मैं इंसानियत को मानता हूँ, बस इसके आगे कुछ नहीं। मेरे सारे दोस्त हैं। प्राण जी, जो आपके बनाए हुए कार्टून्स हैं, ख़ास तौर पर आपने बताया नरेंद्र जी का नाम लेते हुए कि जब उन्होंने डायमंड पॉकेट बुक्स के लिए आपके साथ एक करार किया और अचानक आपको बहुत सा कंटेंट जनरेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ से वो लाते हैं? मैंने आपको बताया जो पिछले कई सालों से न्यूज़पेपर में छप रहे थे, वो उनका कंपाइलेशन हुआ। लेकिन जब नया क्रिएशन करने के फिर उसके बाद वो जब ख़त्म हो गया तो फिर मैंने नई कॉमिक्स भी बनानी शुरू कर दी जो ओरिजिनल उनके लिए, और वो मुझे पैसे देते रहे, रेगुलर पैसे देते रहे। तो उसको जब आप नया जनरेट करेंगे तो उसके लिए स्टोरी आइडिया वो सब कहाँ से कैसे लाएंगे आप? भैया मुझे डेली रूटीन हो गया है। मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आज क्या है। और ये एक लाइफ के साथ ट्रेजेडी भी है कि लाइफ हमेशा हमवार नहीं रही, कभी खुशी कभी गम। जब कभी फैमिली में गम भी आता है, मेरी वाइफ बीमार होती है, हॉस्पिटलाइज्ड होती है, तो भी मुझे
ह्यूमर खोजना पड़ता है। दिस इज अ ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ। और मुझे बनाना पड़ता है डेली। ऊपर जाके मेरा ऊपर ऑफिस है और क्रिएशन करना पड़ता है। आई एंजॉय इट टू क्रिएट समथिंग न्यू। व्हाट इज द क्रिएशन? रचना क्या है? आप एक नई चीज निकालें जो पहले इस दुनिया में नहीं थी। इस बात को किसी एक स्टोरी से समझने की अगर कोशिश करें, जिसमें चाचा चौधरी भी है, साबू भी है, उसमें चाची भी है और उसमें और दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, किसी एक कहानी को अगर आपसे समझने की कोशिश करें कि कैसे उसमें आपने सोचा और कैसे कैसे वो आगे बढ़ती गई, उसमें कहीं ह्यूमर वाला पहलू किसी एक पुराने किसी अनुभव से आया, कैसे हुआ क्या? किसी एक कहानी को लेकर अगर चलें। कभी मतलब ये ऐसा है कि इतनी देर 500 किताबें जिसने, मतलब ये समझ लो 50 साल या 60 साल से लगातार बनाई हूँ। किस स्टोरी, किस कॉमिक्स की क्या स्टोरी है कोई पता नहीं, याद नहीं रहता। वो जब सामने आती है तब पता चलता है। एक पिंकी की छोटी सी स्टोरी मुझे अभी याद आई कि पिंकी एक 5 साल की बच्ची है और बड़ी नटखट है और वो ट्रेजेडी ये है कि अपने पड़ोसियों से सबकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन सब कहते हैं ये शैतान की पुड़िया दूर रहे तो अच्छा है। ऐसे ही एक उसका हमसाया है झपट जी। ये सारे नाम आप सोचते होंगे ये भी क्रिएशन है। आपने इस दुनिया में नाम झपट जी नहीं सुनागा किसी इंसान का। तो वो उसके यहाँ जाती है जो कुछ बड़ा बिजी काम कर रहे होते हैं और शायद वो कुछ बहुत ही बिजी थे काम में। तो पिंकी उनसे कहती है अंकल मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वो कहते हैं हाँ हेल्प कर सकती हो, तुम जाओ। मतलब ये हेल्प हो गई कि तुम जाओ, मुझे अकेला बैठ के गंभीरता से काम करने दो। फिर एक स्टोरी ऐसी होती है कि भाई चाचा चौधरी की कि पड़ोसी जो है ठक 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 की आवाज़ आ रही है। वो तस्वीर शायद अपनी बड़ी सारी टांगने के लिए कील ठोक रहा है। ठक 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 ठक। चाचा चौधरी जो है भाग के उस पड़ोसी के घर में जाता है। वो पड़ोसी कहता है कि देखो वो ठक ठक से परेशान होके हमें कोई कंप्लेंट करने आया है, तो पता नहीं हम कैसे उसको डील करेंगे। अब चाचा चौधरी जब सामने उसके आता है तो कहता है चाचा चौधरी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये ठक ठक तस्वीर तोड़ने का था, मैं इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा कील इतना लंबा था तो वो मेरी दीवार की तरफ आ गया और कहो तो मैं अपनी तस्वीर टांग दूं उसमें। हाँ। मतलब इस तरह निकलता है ह्यूमर, क्रिएटिव, जो आपको एंजॉयमेंट मिलता है। यू हैव क्रिएटेड समथिंग which was not present in this world previously। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी आता है। खाली पैसों का ही नहीं है इसमें इंटरेस्ट। मैं खुश नसीब हूं कि जो ये प्रोफेशन कर रहा है। अपने यार दोस्तों से जब मिलते हैं, काफ़ी सेशन होता है और पार्क में मिलते हैं, हम खूब बहुत हंसते हैं। एक दफ़े हमारा एक ग्रुप है 3-4 लोगों का और खूब हंसते हैं। एक दफ़े कोई साहब नए आ गए हमारे ग्रुप में, हम हंस रहे थे। वो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने लगे, यार इतना इनकम टैक्स है, इतनी ये बनेगी। मैंने अपने दोस्तों से कहा देखो भाई कल से इसको मत लाना, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। भाई ये सारा दिन पड़ा है ये ऐसे झंझट करने के लिए। आदमी को जितना हो सके, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, आप उसको एंजॉय करो। सेंस ऑफ ह्यूमर,
It does not, having sense of humor does not cost you anything. Anybody can have sense of humor. कोई भी ह्यूमर कर सकता है और it costs you nothing, it is free of cost and it earns you more and more friends. अगर आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आपके ज़्यादा मित्र बनेंगे। और यही नहीं है, न्यूज़पेपर में मैं पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि जिसको आदमी को सेंस ऑफ ह्यूमर हो उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। और इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, और ओल्ड एज में आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको डिप्रेशन कभी नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है प्राण जी, बातों का सिलसिला ये जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण के साथ। एक दिन ऐसे कैजुअल मुलाकात में नशे में उसने कह दिया कि प्राण जी आपकी श्रीमती जी तो हमने ले ली, और उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। खैर मैं बड़ा हैरान, मैं एडिटर जो मालिक थे विश्वनाथ, उनके पास गया कि भाई ये तो मेरी है, श्रीमती मैंने क्रिएट की है, टाइटल के नीचे आप हमेशा पहली से लेके आज तक मेरा नाम लिखते रहे हैं प्राण। वो कह तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज कार्टूनिस्ट प्राण के साथ। प्राण जी, जब आप अपने सबसे कामयाब दिनों की याद करते हैं, उस वक्त और कौन से कार्टूनिस्ट थे या कॉमिक्स बनाने वाले आर्टिस्ट थे जिनको आप याद करते हैं? कार्टूनिस्ट बहुत थे, लेकिन वो सब पॉलिटिकल कार्टून्स बनाते थे। लेकिन कॉमिक्स बनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। क्योंकि एक स्टोरी कवर करने के लिए आपने देखा होगा कि कम से कम 20-25 फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं, फिर डायलॉग लिखने पड़ते हैं, फिर उसमें कलर करना पड़ता है। बड़ी मेहनत का काम है। एक मोटू पतलू या लंबू पतलू क्या एक का मेरा था? नहीं है वो किसका था? वो मेरा। वो किसका था? मुझे नहीं पता। कोई शहाब होते थे? शहाब होते थे, बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट थे। और एक मिनट, डब्बू जी। डब्बू जी तो आबिद सुरती बनाते थे। आबिद सुरती, हाँ। शहाब भी बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट थे। मंगलू मदारी, मंगलू मदारी उनका कैरेक्टर था। आपकी कभी मुलाकात शहाब से हुई? नहीं हुई। कभी आपने उनके बारे में सुना? वो कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही। कॉरेस्पॉन्डेंस इसलिए और वो कहते थे कि मैं कहीं जा नहीं सकता। असल में क्या है, वो चिट्ठियों से उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगें नहीं रही, तो इसलिए वो जा नहीं सकते कहीं पे। और वो बड़े अच्छे कैलीग्राफर हैं, बड़े अच्छे। और मंगलू मदारी भी उनका बहुत अच्छा चला, शायद पराग में भी आता था, यहाँ इनके डायमंड पॉकेट बुक्स वालों ने भी किताबों में छापा। और बड़ा अच्छा, उनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, फ्लो बड़ा। जैसे कि बातों बातों में शहाब और आबिद सुरती का नाम आया, कोई और नाम भी आपको याद आता है जो कॉमिक्स बनाने की दुनिया में रहा? मेरे ख्याल से हो सकता है, मैंने नाम तो नहीं जानता, साउथ में हो सकता है, केरला में या कहीं पे भी हो। इधर नॉर्थ में मुझे और कोई नहीं याद आता। तो आपकी बनाई हुई ये जो कार्टून की जो राह है, कॉमिक्स की राह, उस पर अभी और कौन लोग हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा बेटा है, वो तो मीडिया इंस्टीट्यूट चलाता है। बच्चों से अलग मैं पूछ रहा था प्राण जी कि आदमी जिस पेशे में होता है, उस पेशे में उसका फ्यूचर और आगे क्या हो रहा है, वो कर रहे हैं। उसमें और कौन लोग हैं जो अच्छे कॉमिक्स आर्टिस्ट हैं? अभी देखिए, वो धर्मयुग बंद हुआ तो डब्बू जी भी बंद हो गए, उसके बाद कुछ नहीं है। मुझे और किसी का कोई ज्ञान नहीं है। और साउथ इंडिया में, मेरे बच्चे अब कोशिश कर रहे हैं
क्योंकि मेरी ओल्ड एज हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आराम भी करूँ। और वैसे तो मैं कॉमिक्स बनाना जारी रखूँगा मरते दम तक। जब मेरी आखिरी सांस निकल रही होगी तब भी देखेंगे लोग मेरे हाथ में पेंसिल है, रबड़ है, मेज पे कागज़ रखा हुआ है। आप कह रहे थे कि श्रीमती जी के बारे में कोई मुकदमा हुआ, वो क्या हुआ? श्रीमती जी बहुत पॉपुलर हुआ और जो मैगज़ीन छापती थी इतना पॉपुलर हुआ कि उसने उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने की एप्लीकेशन दे दी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में। और कौन सी मैगजीन छापती थी? सरिता। तो वो चाहते थे कि आपसे राइट्स लेकर अपने नाम पर वो ले नहीं सकते थे। वो बिना मेरी इंफॉर्मेशन के, बिना मेरे पूछे, छुपे छुपाए उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में मेरी श्रीमती जी जो कॉमिक्स थी उसको रजिस्टर्ड कराने, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने की एप्लीकेशन दे दी। और इंसिडेंटली जो पेटेंट अटॉर्नी था उनका, वो मेरे मोहल्ले में ही रहता था जिसने उनकी एप्लीकेशन डाली ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में। एक दिन ऐसे कैजुअल मुलाकात में उसने कह दिया, वो दारू वारू बहुत पीता था, दारू पी के नशे में उसने कह दिया कि प्राण जी आपकी श्रीमती जी तो हमने ले ली और उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। खैर मैं बड़ा हैरान, मैं एडिटर जो मालिक थे विश्वनाथ, उनके पास गया कि भाई ये तो मेरी है श्रीमती, मैंने क्रिएट की है। टाइटल के नीचे आप हमेशा पहली से लेके आज तक मेरा नाम लिखते रहे हैं प्राण। वो कह तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। उनको पता है ऑथर लोग और आर्टिस्ट कार्टूनिस्ट गरीब होते हैं, हमारा क्या मुकाबला कर सकते हैं। एनीवे मैं फिर अपने पेटेंट अटॉर्नी, मुझे किसी ने बताया कि एल.एस. दावर एंड कंपनी वो अच्छे पेटेंट अटॉर्नी है। मैं उनके पास गया। मिस्टर दावर ने कहा, ये 40 साल पहले की बात है, मिस्टर दावर ने कहा मिस्टर प्राण यू नीड नॉट वरी, दे हैव गॉन ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ट्रेडमार्क इज मेंट फॉर द गुड्स लाइक डनलप टायर, लाइफ बॉय सोप और डालडा घी। योर श्रीमती कम्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट, लेट अस गेट रजिस्टर्ड इन कॉपीराइट। और अगर तुम नहीं भी कराओगे कॉपीराइट, उसने मुझे ये भी बताया यू हैव गॉट द कॉपीराइट ऑफ योर क्रिएशन। अब रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी किताबें रजिस्टर थोड़ी ही करवाई हैं। एनीवे हमने मुकदमा ठोक दिया उसके ऊपर और मेरे ख्याल से 4-5 हियरिंग में मेरे फेवर में डिसीजन हो गया कि कैसे तुम ले सकते हो, इट इज हिज क्रिएशन। तो ये तो मामला अब सेटल हो गया। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मामला अदालत के अधीन तो नहीं है। तो अगर श्रीमती जी की पॉपुलैरिटी के बारे में ही यहाँ पर बात करें तो कोई एक वजह बताइए कि श्रीमती जी क्यों इतनी पॉपुलर हुई होंगी। मैंने आपको बताया, आपने एक बात देखी होगी और आपने उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा। पूछूंगा। मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं वो मिडिल क्लास आम आदमी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो चाचा चौधरी है, आप ऐसा चाचा चौधरी जैसा चलता हुआ आदमी चांदनी चौक या पहाड़गंज में देख सकते हैं। इसी तरह श्रीमती जी जो है वो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है और उसको ये होता है कि भाई अपने हस्बैंड की लिमिटेड इनकम में मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, अपने बच्चों का होमवर्क करना। उसके 2 बच्चे हैं। ये फैमिली से जुड़ी हुई है, आम मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक चलती रहती है। क्योंकि अगर मैंने
सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं डाला अपनी कॉमिक्स में, तो खाली उपदेश कोई नहीं सुनता। मेरा वे कैसा है, मेरा वे जो है कि फर्स्ट आई मेक माई रीडर्स लाफ एंड व्हेन दे ओपन देयर माउथ्स आई पुट द मैसेज इन। ये तो ठीक है प्राण जी कि आपने अपने ही बनाए हुए कैरेक्टर्स और कॉमिक्स से वो करके दिखाया या करके वो सुख पाया जो आपने करने का इरादा किया था कि आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान लाते। लेकिन इस सब पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ हुई कि जो प्रोडक्ट बनकर आपके हाथ से निकला, एक बार निकलकर पब्लिशर के पास गया, तो अब ये पब्लिशर का डिसीजन है कि वो उसे बाज़ार में कितने का उतारेगा, कितने पैसों से में वो कंज्यूमर तक पहुंचेगी। तो आपको नहीं लगता कि अब उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर बायर्स कॉम्पेटिबिलिटी देखें तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं वो किताबें, और उससे पता नहीं आपको कितना मुनाफा हो रहा है। लेकिन वो मेरे रेट हर साल रिवाइज करते रहते हैं। शुरू में जो 15,000 पहली कॉमिक्स के या 20,000 दिए थे, अब वो करीब मतलब 80,000 या 1,00,000 तक हो गया है किताब। 45 पेज की मैं कॉमिक्स उनको देता हूँ, 45 इनकी है 32 पेज की है ये जो है तुम्हारी डायमंड पॉकेट बुक्स। 32 पेज में मतलब 80,000 1,00,000 काफ़ी है, और 5 साल के राइट दिए मैंने, ठीक है ना। और वो लोग इसमें एक ये भी इंटरेस्ट रहता है कि ये जितने ज़्यादा लैंग्वेज में छापेंगे, ये 32 पेज की एक कॉमिक्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और एक और लैंग्वेज में छपती है, उड़िया शायद है, ये उसमें छपती है। कि ये भी इंटरेस्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाता। आप मान लो तो भी तो आप ये तो मानेंगे कि मतलब महंगी कर दी गई हैं किताबें। अब ये देखिए उनका अपना आर्गूमेंट है पब्लिशर का। पेपर भी तो वो नहीं रहा जो आज से 40-50 साल पहले था। अब पेपर भी महंगा हो गया है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। ये उनका फील्ड है। मैं आई डोंट बॉदर किस के बारे में। एक ऑथर जो है वो क्रिएशन की तरफ देखता है, एक तरफ ही ध्यान लगाता है। मैं अगर इन बातों में पढ़ने लग जाऊंगा तो इट विल अफेक्ट माई इन बातों का मतलब ये हुआ कि आप उसके बिजनेस एस्पेक्ट पर भले ना पढ़ें, लेकिन आप अपने पाठक जिसके लिए आप वो काम करते हैं, अगर उस पर ही वो भारी पड़ने लगे, तब तो ये आपको चिंता का विषय होना चाहिए। पाठक नहीं खरीदेंगे, वो उनकी बिक रही हैं तो ले रहे हैं। मेरी कॉमिक्स ली, अगली कॉमिक्स का कब दोगे, इसका मतलब बिक रही हैं। तो बिक रही हैं। चाचा चौधरी, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहा। आई एम ए सिंपल एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। तो मैं जो ये प्रोफेशन जो अपना के अपनी जीविका उपार्जन करता है, बस मैं वो हूँ। तो मैंने ये सारे झंझटों में नहीं पड़ता। मैं अपने क्रिएशन में लगा रहता हूँ। आदमी सुखी रहेगा। कभी छोटी मोटी बातों के लिए आदमी वरीड रहे तो वो सारी उम्र वरीड ही रहेगा। मतलब मेरे हमसाये की 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई, मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा भाई। बिल्कुल। आखिर में आपसे प्राण जी फिर से एक बार वही सवाल पूछेंगे जो हमने प्रोग्राम के शुरुआत में पूछा था कि बच्चों को अपना वक्त पढ़ने लिखने और अपनी ज़िंदगी संवारने में लगाना चाहिए, और उन्होंने आपके कॉमिक्स पढ़ कर अपनी ज़िंदगियां अगर बर्बाद की, अगर की, तो आप क्या कहते हैं कि क्या बिल्लू और चाचा चौधरी और श्रीमती जी और इतने सारे आपने जो कॉमिक्स बनाए और उससे एक कई पीढ़ियां उन्होंने अपना बहुत वक्त बर्बाद किया, तो ये इल्ज़ाम आपके सिर पे जाता है? बच्चे तो देखो टेलीविज़न भी देखते हैं, एनिमेशन भी देखते हैं, और फील्ड में जाके क्रिकेट भी खेलते हैं।
तो इसका मतलब बर्बाद करना नहीं है, अपनी अपनी मतलब है चीज़। वो थोड़ा टाइम निकाल के मेरी कॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, और इम्तहानों के दिनों में वो अपनी टेक्स्ट बुक ही पढ़ते हैं, और कई दफ़े वो छिपा के कोने में पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन समर वेकेशन में होता है कॉमिक्स का, क्योंकि जब वो छुट्टियों में जाते हैं, कहीं शिमला जाएं, मसूरी जाएं, तो कॉमिक्स में एक क्वालिटी है कि टेलीविज़न तो कार में नहीं रख सकते, तो कॉमिक्स जो है वो एक किताब पीछे लेके पूरी फैमिली जो है, फादर जो ड्राइव कर रहा है, वाइफ मदर उसके साथ बैठी है, पीछे बच्चा अपनी कॉमिक्स आराम से पढ़ रहा है, और अगले स्टेशन पे जाके एक और ख़रीद लेता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉमिक्स जापान में छपती हैं दुनिया में। अभी तक लोग समझते थे अमेरिका में छपती हैं, नो, जापान में छपती हैं। बस का इंतज़ार करते करते, बस के आने में थोड़ी देर लगती है ना, तो वहाँ पे वो कॉमिक्स पढ़ के अपना टाइम बिताते हैं, और जब बस आती है डस्टबिन में कॉमिक्स फेंकी, चढ़ गए उसके ऊपर। तो कॉमिक्स की अपनी फील्ड है, टेलीविज़न की अपनी फील्ड है, लेकिन बच्चे अपना क्रिकेट खेलने भी जाते हैं, गलियों में खेलते हैं, पार्क में जाके खेलते हैं। मेरा अपना ग्रैंडसन खेलता है, उसके लिए भी टाइम निकाल देते हैं, कॉमिक के लिए भी निकाल देते हैं। अपनी अपनी फील्ड है, चल रही। तो इसका बिक रही है, तो इसका मतलब है मैं ये नहीं है कि मैंने उनका टाइम बर्बाद किया भाई। फिर ऐसा है कि क्रिकेट ने भी उनका टाइम बर्बाद किया, टेलीविज़न ने बच्चों के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं डालता, उसको डस्टबिन में डाल दो या बाहर नाली में फेंक दो, किसी ने नहीं फेंका उसको। तो ऐसे ही कॉमिक्स की अपनी फील्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राण जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण। कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।